हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेल्थ चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या निफ्टी गिरेगा, क्यों गिरेगा, अगर गिरेगा तो कितना तक गिर सकता है और कब तक गिरेगा। दूसरी हम बात करेंगे कि हम अगर निफ्टी क्रैश करता है तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, और उसमें प्रिपरेशन में हम ये देखेंगे कि हम अपना लॉस कैसे मिनिमाइज करें अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि जब निफ्टी गिरेगा तो उसका हम एडवांटेज कैसे लें ताकि आगे फ्यूचर में हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हों। तो समरी में वी विल कवर if nifty is going to crash, why it is going to crash, by when it is going to crash, how much it is going to crash, and then how do we take advantage of the crash in the nifty. um, आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे के वीडियोस दिखते रहें। अ, उसके लिए सब्सक्रिप्शन का बटन है, वो आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी क्यों क्रैश करेगा। अब इसके तीन ब्रॉड रीजंस हैं। पहला रीज़न जो मैं आपको बताऊंगा वो ओवरऑल जो वर्ल्ड में आज की डेट में हो रहा है वो ये हो रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगेन आपको नंबर्स पता हैं, सारे न्यूज़ में आपको नंबर्स मिल रहे हैं तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। कंट्री वाइज देखें, यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, इंडिया में अगेन बहुत ज़्यादा नंबर्स हो रहे हैं, तो इट इज़ नॉट सबसाइडिंग। ऐसा नहीं है कि ये कम हो रहा है। और एक्सपेक्टेड है कि कहीं कहीं पे अब सेकेंड वेव भी आएगा। अब जैसे विंटर सीजन में जनरली फ्लू सीजन होता है, तो उसमें कोरोना वायरस के साथ दूसरे फ्लूस तो आएंगे ही आएंगे, बट कोरोना वायरस जहाँ जहाँ से जहाँ जहाँ पे रिकवरी हो चुकी है वहाँ पर फिर से कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आ सकता है। तो ये सबसे पहला रीज़न है कि अगेन अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, लोगों में फियर बढ़ेगी। तो ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि अब रिजल्ट्स सीजन स्टार्ट हुआ है। आपको पता है कि अप्रैल से जून तक ज़्यादातर दुनिया में लॉकडाउन था और कोई भी बिजनेस नहीं हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई। आप चाहे ऑटो इंडस्ट्री देख लीजिए, वहाँ पे कोई सेल नहीं हुई, बैंकिंग ने कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुई हैं, लोगों ने कोई लोन्स नहीं लिए हैं, कारें हमारी चली नहीं, पेट्रोल की सेल बिल्कुल कम हो गई थी, जनरली शॉप्स वगैरह सब बंद थी। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ ही बिकी हैं, जो बेसिक ग्रॉसरीज होती हैं उन्हीं में सेल्स हुई हैं, बट अदरवाइज कोई इकोनॉमी में कुछ नहीं हुआ है। और आपने अगर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब की न्यूज़ आपने पढ़ी हो तो दे आर बेसिकली सेइंग कि हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कोई -5% बोल रहा है, कोई 10%, -10% बोल रहा है। जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने उन्होंने भी इंडिया की जो रेटिंग है वो काफ़ी कम कर दी, और सिर्फ इंडिया की नहीं, सारी की सारी इमर्जिंग मार्केट्स की जो रेटिंग्स हैं उन्होंने कम करी हैं। तो वो सारा न्यूज़ हमारे पास है ऑलरेडी। उसका इम्पैक्ट हमें अब देखने को मिलना स्टार्ट होगा जुलाई में, जब हमारे रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। सबसे पहला रिजल्ट जो मुझे पता है वो आ रहा है एचडीएफसी बैंक का, आ रहा है 18 जुलाई को। तो उसमें पता लगेगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट है। एचडीएफसी बैंक सबसे अच्छा बैंक है, तो वो बताएगा कि सबसे अच्छे बैंक ने कैसे परफॉर्म किया, और बाकी बैंक्स के जो रिजल्ट्स आएंगे वो उससे खराब ही आने वाले हैं। और फिर बाकी की जैसे रिलायंस का रिजल्ट आएगा उससे हमें और पता लगेगा कि रिलायंस की परफॉर्मेंस कैसे रही। जो बेलवेदर स्टॉक्स हैं एफएमसीजी में, हिंदुस्तान यूनिलीवर है या नेस्ले है, उनके रिजल्ट्स आएंगे, उनसे पता लगेगा कि फिर एफएमसीजी की परफॉर्मेंस कैसे रही। तो ये ब्रॉडली पहला रीज़न है जो हमें बताएगा कि आगे के सिनेरियो कैसे रहेगी। दूसरा, इंडिया के स्टिमुलस की बात करते हैं। पीछे गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिया था, आरबीआई ने स्टिमुलस डिक्लेयर किया था, और वो स्टिमुलस के कारण जैसे लोन पे, ईएमआईज पे मोरेटोरियम लग गया था। काफ़ी लोगों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, एमएनरेगा के थ्रू काफ़ी गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है, लोगों को इनकम देने की कोशिश करी है ताकि लोगों के पास में पैसा रहे थोड़ा, जिनका स्पेशली जो डेली वेज वर्नर अर्नर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स भी लिए थे। वो सारे स्टेप्स कहीं ना कहीं जाके गवर्नमेंट को बंद करने पड़ेंगे। अब जैसे लोन मोरेटोरियम था वो 31 अगस्त तक है, तो हमें देखना होगा कि 31 अगस्त के बाद गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करेगी तो देन काफ़ी सारे लोग जो अभी तक अपना ईएमआई नहीं पे कर रहे थे, लोन नहीं पे कर रहे थे, उनको वो पूरा लोन पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब हो सकता है कुछ लोगों की जॉब चली गई हो, कुछ लोगों की कोई इनकम ही नहीं हुई हो, तो वो कैसे पे करेंगे। ये सारे जो लोन्स थे जो जिनकी
ईएमआई नहीं पे की गई है, उन सबको एनपीए नहीं डिक्लेयर किया गया था। तो आगे के लिए अगेन देखना पड़ेगा कि उनको कब एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाए अगर लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, और कितने लोग पे नहीं कर पा रहे हैं वो भी हमें आगे देखना पड़ेगा। तो ये अराउंड 31 अगस्त के बाद ये सारा सिनेरियो इंडिया के अंदर स्टार्ट होगा, और फिर हमारी हमें क्लैरिटी मिलेगी कि क्या एनपीएस बैंक्स के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इकोनॉमी में कितना स्ट्रेस है। ये हमें अगले 2 महीने में पता लगेगा। कैसे पता लगेगा, समराइज करने के लिए जुलाई में रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर में रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के, उससे हमें पता लगेगा। दूसरा, जो लोन के मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा अगर अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं किया, तो अगस्त के अंदर हमें एनपीएस के बारे में भी पता लगने लग जाएगा। तो ये इंडिया और वर्ल्ड की बात हो गई। अब यूएस की बात करते हैं। यूएस में जो फेड है या यूएस की गवर्नमेंट है, उन्होंने 5-6 स्टेप्स अनाउंस किए थे। एक स्टेप उन्होंने अनाउंस किया था कि काफ़ी बहुत बड़ा बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, और वो जंक बॉन्ड्स तक भी परचेस कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र शुरू किए, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको $600 तक के चेक्स उन्होंने ट्रांसफ़र किए, और वो डायरेक्ट पेमेंट्स हर महीने हो रही हैं। फिर उन्होंने, जैसे इंडिया में लोन मोरेटोरियम था, वहाँ पे भी लोन मोरेटोरियम अनाउंस किया हुआ था। स्टूडेंट लोन्स पे भी उन्होंने वेवर दिया हुआ था, वेवर नहीं मतलब मोरेटोरियम था। और ये स्टूडेंट लोन्स, वहाँ पे काफ़ी बड़ा लोन का अमाउंट है, लोग अपनी स्टडीज़ के लिए लोन्स लेते हैं, स्टूडेंट्स लोन लेते हैं, और वो फिर जब उनकी जॉब आ जाती है तो फिर वो उसके थ्रू पे करते हैं। तो स्टूडेंट लोन्स पे भी मोरेटोरियम था। फिर रेंट पेमेंट्स पे भी मोरेटोरियम लगा हुआ था, और लैंडलॉर्ड्स को ये दिया गया था कि आप किसी को भी एविक्ट नहीं कर सकते अगर कोई रेंट पे नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो स्टेप्स थे यूएस गवर्नमेंट ने लिए हुए थे, ये सब 31 जुलाई को ख़त्म होने वाले हैं। अब अगेन देखना पड़ेगा कि क्या यूएस गवर्नमेंट इन स्टेप्स को आगे फर्दर एक्सटेंड करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो सेम चीज़ जैसे इंडिया में हो सकती है वहाँ पे भी होगी। लोगों को लोन्स पे करने पड़ेंगे, जो पिछले कुछ महीनों के उन्होंने लोन्स पे नहीं किए हैं, वो पे करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो क्या वो पे कर पाएंगे? स्टूडेंट्स को अपने लोन्स पे करने पड़ेंगे। जो लोग टेनेंट्स हैं उनको अपना रेंट पे करना पड़ेगा पिछले महीने का, अगर उनके पास में जॉब नहीं थी तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे। अ, अ, जिन लोगों के पास में एम्प्लॉय, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और उनको डायरेक्ट कैश आ रहा था अपने डेली नीड्स मीट करने के लिए, उनके कैश जो आ रहा था उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे, वो खत्म हो जाएगा। तो अगेन ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या 31 जुलाई के बाद अगर यूएस गवर्नमेंट ने उनका जो स्टिमुलस प्रोग्राम है वो एक्सटेंड नहीं किया, तो कितना स्ट्रेस आएगा इकोनॉमी में, लोगों के ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा। और अगेन ये बात भी ध्यान रखें कि यूएस में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेज़ी से फिर से बढ़ रहे हैं। पीछे कम होने लग गए थे, बट अगेन आज की डेट में अब वो फिर से स्टार्ट होने लग गए हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में। एक तो वर्ल्ड में कोरोना का इम्पैक्ट, दूसरा इंडिया में मोरेटोरियम जो अभी चल रहा है, स्टिमुलस जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा 31 अगस्त का, और तीसरा यूएस जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारी उनसे डायरेक्ट कोरिलेशन है, उधर जो मोर उधर जो स्टिमुलस चल रहा है वो 31 जुलाई को खत्म होगा। तो ये तीनों जो रीजंस हैं ये जुलाई अगस्त में इकट्ठे खत्म हो जाएंगे या इकट्ठे इम्पैक्ट करेंगे स्टॉक मार्केट्स को वर्ल्ड वाइड। तो यूएस की मार्केट भी हो सकता है क्रैश कर जाए, इंडिया की मार्केट अलॉन्ग विद दैट इंडिया की मार्केट भी क्रैश कर सकती है। तो ये मैंने आपसे 3 रीजंस डिस्कस किए, 3 ब्रॉड कैटेगरीज डिस्कस करी हैं जिसके कारण निफ्टी क्रैश कर सकता है। आप ये वीडियो को आगे पूरा देखें, मैं आपके साथ और डेटा पॉइंट्स शेयर करता रहूँगा। सेकंड, हम जब हमने बात करी है कि निफ्टी क्रैश कर सकता है, तो हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कि निफ्टी क्यों नहीं क्रैश कर सकता। तो उसके सबसे बड़ा रीज़न तो अगेन, अगर स्टिमुलस इंडिया ने भी और यूएस ने भी एक्सटेंड कर दिया तो इंडियन इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आएगा वो मिटिगेट हो जाएगा, और यूएस इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आएगा वो भी मिटिगेट हो जाएगा। तो दोनों मिलके हो सकता है, दोनों गवर्नमेंट्स ने अगर अपने स्टिमुलस को एक्सटेंड कर दिया तो फिर निफ्टी के गिरने के चांसेस कम है। और जो लिक्विडिटी आज की डेट में स्टॉक मार्केट के अंदर है वो कंटिन्यू कर सकती है। दूसरा रीज़न है कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं लेटर दिस ईयर। तो अगर यूएस की मार्केट नीचे अगेन गिरती है तो इट विल बी नेगेटिव फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स कंटिन्यू रखे ताकि स्टॉक मार्केट वहाँ की नीचे ना गिरे, इकोनॉमी पॉजिटिव रहे, ताकि प्रेसिडेंट को री इलेक्शन में बेनिफिट मिल जाए।
तीसरा कोविड की मेडिसिन आ जाए। अभी आपने काफ़ी सुना होगा, हर कंट्री में ट्रायल्स चल रहे हैं, हर कंपनी कोशिश कर रही है कोविड की मेडिसिन निकालने के लिए। रेमडेसिविर का आपने नाम सुना होगा, फ्लेपेरिविन करके एक और है, आई थिंक मैंने नाम होपफुली करेक्ट लिया है। बट ये मेडिसिन आ रही हैं जिनकी बात हो रही है कि दे कैन इफेक्टिवली क्योर कोरोना वायरस, या काफ़ी जल्दी ये मिटिगेट कर सकती है। ट्रायल्स अगेन चल रहे हैं, बट अगेन कुछ अच्छी मेडिसिन आ जाती हैं जो कोरोना वायरस को क्योर कर दें अगले 2-3 महीनों में, तो फिर अगेन निफ्टी का क्रैश करने के चांसेस कम है। तो अब हमने बात कर ली निफ्टी क्यों क्रैश कर सकता है और निफ्टी क्यों क्रैश नहीं कर सकता, दोनों हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। हम अब अगेन आगे तक पूरा वीडियो देखें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। अगेन ये वीडियोस ये आज ही नहीं है, मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा, तो आप उनको देख सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपके सब्सक्रिप्शन के लिस्ट में आएंगे, और अगर आपने नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर लिया तो आपको फिर आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। अगेन वीडियो देखने में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप देखेंगे तो आपको अच्छे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे अपनी नॉलेज के लिए, और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में वो डेटा पॉइंट्स को या वो डेटा को या वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि निफ्टी अगर क्रैश करेगा तो कब तक करेगा और कितना कर सकता है। तो मैं आपको पहले चार्ट पे लेके चलूंगा। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, मैं वीकली बेसिस पे चार्ट दिखा रहा हूँ। तो आज की डेट में निफ्टी यहाँ पर है, ठीक है। ये पिछले वीक का चार्ट था, 29 जून जो इसमें खत्म हुई है। अब 29 जून से स्टार्ट हुआ है उसका चार्ट था। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। ये ट्रेंड लाइन जाकर 0.786 फिबोनाकी लेवल पे मर्ज करती है अराउंड 31 अगस्त, राइट। अगर निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर चलता रहा तो 31 अगस्त तक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, जो कि उसका 0.786 का रिट्रेसमेंट लेवल भी है। दैट इज अराउंड 11,200 तक निफ्टी जा सकता है। उस पॉइंट के बाद या तो निफ्टी को ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा या नीचे की तरफ आना पड़ेगा। बट अगेन जैसे हमने अभी तक जो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की थी, तो वो निफ्टी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं, और इस रेंज तक निफ्टी के गिरने की चांसेस हैं। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। यहाँ पे जब निफ्टी ने क्रैश करना शुरू किया था तो निफ्टी ने गैप्स छोड़ दिए थे, और गैप थियरी अगर आपने स्टॉक मार्केट एनालिसिस की पढ़ी हो तो गैप्स को फिल किया जाता है। अगर जो ट्रेडिंग रेंजेस रह जाती हैं, निफ्टी या कोई भी इंडेक्स होता है उसको जाके फिल करके आता है। तो ये गैप छूटा हुआ है निफ्टी के अंदर, अराउंड 100 पॉइंट्स का गैप है। तो हो सकता है निफ्टी इस गैप को कवर करने के लिए ऊपर चला जाए, बट एट सम पॉइंट इन टाइम अगर जो नेगेटिव फैक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, वो मटेरियलाइज कर जाते हैं, तो 31 अगस्त तक निफ्टी के क्लियर डायरेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगी। और अगर ये फैक्टर्स बहुत नेगेटिव हुए और निफ्टी नीचे गिरने लगा तो निफ्टी यहाँ से नीचे गिर जाएगा। और अगर पॉजिटिव फैक्टर्स रहे, नेगेटिव फैक्टर्स उतने नहीं है, जैसे समझिए स्टिमुलस एक्सटेंड हो गया और कोरोना वायरस की मेडिसिन आ गई, तो फिर ये निफ्टी ऊपर की तरफ निकल जाएगा यहाँ पे। तो अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो निफ्टी का लेवल निकलेगा, देखिए अब निफ्टी है 10,600 के आसपास। निफ्टी का फर्स्ट टारगेट होगा 11,300 का, जो कि ये ग्रीन लाइन मैंने बनाई हुई है। 11,300 तक निफ्टी जा सकता है, और अगर उसके ऊपर निकल जाए तो फिर निफ्टी 12,000 लेवल तक अपना वापस आ जाएगा, 12,300 तक। अगर निफ्टी उसके ऊपर नहीं जा पाता तो पहला निफ्टी का टारगेट होगा जो मैंने रेड लाइन बनाई हुई है यहाँ पे 10,550। उसके नीचे जाएगा तो फिर निफ्टी टेस्ट करेगा अपनी 0.382 की रिट्रेसमेंट लेवल, फिबोनाकी की रिट्रेसमेंट लेवल जो है उसको। तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात है। तो अगर निफ्टी गिरने लगेगा तो एक एक फिबोनाकी लेवल को टेस्ट करेगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे निफ्टी ने 4 महीने, ये 3 4 महीने फॉर एग्जांपल 5 वीक्स बिताए निफ्टी ने इस लेवल पे, दैट इज 0.382 का लेवल, जो कि निकल के आता है 9400 पे। तो 9400 पे पहले तो निफ्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा निफ्टी को, देन निफ्टी विल रिट्रीट फर्दर डाउन टू 8200 लेवल्स। देन उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा 7400 लेवल्स, और अगर 7400 टूटा तो एज पर फिबोनाकी लेवल्स 5000 तक जा सकता है। बट ये बहुत लंबे टाइम की बात है, मुझे डाउट है कि 5000 तक जा पाएगा। 7500 तक भी अगर आ जाए तो इट विल बी अ इट विल बी लाइक अ वेरी बैड क्रैश। तो ये फैक्टर्स या ये टेक्निकल लेवल्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अगेन जस्ट टू समराइज, राइट, ऊपर की तरफ सबसे पहला लेवल हम देख रहे हैं
10751 का, ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि बीच में 100 पॉइंट्स का एक गैप रह गया था। मैं इनफैक्ट आपको वो दिखा देता हूँ गैप। मैंने हाइकिन एशी की कैंडल्स यूज़ की हुई हैं। अगर मैं नॉर्मल कैंडल्स दिखाऊं तो आप ये देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे बेसिकली 9th ऑफ मार्च और 6th ऑफ मार्च के बीच में एक ये गैप है, और 6th ऑफ मार्च से 5th ऑफ मार्च के बीच में भी गैप दिख रहा है, बट ये पीछे से कवर हो गया था। तो ये 100 पॉइंट्स का, यहाँ से 6th मार्च और 9th मार्च के बीच में 100 पॉइंट्स का गैप है जो निफ्टी फिल कर सकता है। निफ्टी ने अपना जो करंट लेवल्स हैं, जो फिबोनाकी का जो ऊपर का लेवल है 10557 का, दैट इज पॉइंट सिक्स 61% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको तो एक्सीड कर दिया है। इट हैज़ टू बट सर्वाइव देयर, इट हैज़ टू स्टे देयर फॉर 2-3 days एंड देन मूव टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन। मतलब 61% रिट्रेसमेंट लेवल इसने कंप्लीट करके अब निफ्टी को ऊपर जाना है, और अराउंड 31st ऑफ अगस्त के टाइम फ्रेम के आसपास it will have to either go it will have to break away towards 11380 लेवल, और it will start to descend। तो मैंने उसके लिए भी फिबोनाकी के लेवल्स बनाए हुए हैं। तो फिबोनाकी हमें दिखा रहे जैसे 38 लेवल, 9800 का लेवल आएगा 38% रिट्रेसमेंट पे, 94 का लेवल आएगा, 9400 का लेवल आएगा 50% रिट्रेसमेंट पे, अराउंड 8800 8900 का लेवल आता है 61% रिट्रेसमेंट पे, और 7400 का लेवल आएगा जब निफ्टी फुल अपना रिट्रेस कर लेगा जो क्रैश से जो अप ट्रेंड हुआ है। तो ये फिबोनाकी के लेवल से हम वॉच करेंगे अगले कुछ हफ्तों तक। तो हर हफ्ते देखते हैं हम लोग कैसे प्रोग्रेस होता है, कैसे आगे फ्यूचर इकोनॉमिक फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं, तो उनके ऊपर निफ्टी का ब्रेक डिसाइड होगा। बट ओवरऑल जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 31 अगस्त तक काफ़ी कुछ, निफ्टी जो अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन है वो हमारे इंडेक्स पे कैसे इम्पैक्ट होगा वो 31 अगस्त तक प्ले आउट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि हमें इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ, मैं आपके साथ में अपना प्लान शेयर करता हूँ। ये प्लान मैंने खुद अपने लिए भी मैंने प्लान बनाया हुआ है, और मैं प्रिपेयर्ड हूँ। अगर निफ्टी गिरता है तो मैं अपने लॉसेस को कैसे रोक सकता हूँ, और जब गिर जाएगा तो उसका हम एडवांटेज कैसे लें। तो मैंने ये प्लान बनाया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप अगर चार्ट को देखेंगे तो जो हमारी वाई एक्सिस है या जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमारी कैपिटल है, और जो हमारी एक्स एक्सिस है वो हमारी रेंज है। अब जैसे समझिए अगर आप निफ्टी की तरफ देखते हैं तो निफ्टी की रेंज मान के चलें 12000 से 7000 की रेंज, हम मान के चलते हैं कि 12000 हमारा हाई हो जाएगा और लो हमारा 7000 हो जाएगा, रफ हम लगा के चलते हैं। और कैपिटल आप मान के चलिए, लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल के लिए लेते हैं, कैपिटल आप मान के चलिए कि हमारी 100 रुपीज़ की कैपिटल है। तो हमारी 100 रुपीज़ की कैपिटल है। तो आप देखेंगे जब लो है या दैट इज 7500 पे, तो जो कैश है दैट इज द रेड एरिया, कैश शुड बी 20%। तो 20 रुपए कैश में होंगे हमारे, और 80 रुपीज़ हमारे इक्विटी के अंदर होंगे। और जब मार्केट 12,000 के लेवल पे आ जाएगी तो अम, हमारा जो इक्विटी है, हमारी जो इक्विटी है वो 80 होगी, और हमारी जो कैश, ये 20 होगी, और हमारी जो कैश है वो 80 होगी। तो आपको बेसिकली जैसे हाई जाती जाती है मार्केट, आपको इक्विटी कम करनी है, और जो आपकी कैपिटल लगी हुई है इक्विटी के अंदर या स्टॉक मार्केट के, उसको कैश की तरफ आपको मूव करते जाना है, ताकि जब डाउन आए, क्योंकि आपका देखिए रिवॉर्ड काफ़ी कम हो जाता है अगर आप हाई ऑलरेडी 52 वीक हाई पे या 5 ईयर के हाई पे हैं, 12,000 के लेवल पे हैं, तो ऊपर बहुत ज़्यादा मूव नहीं बचा है आपके पास में, 1000 पॉइंट्स या मैक्सिमम 2000 पॉइंट्स का मूव बचा, बट गिरने के लिए आपके पास 5000 से 6000 पॉइंट्स का मूव है।
तो बेटर है कि आप अपना इक्विटी का एक्सपोजर काफ़ी कम कर दें और कैश में आ जाएं। और जब डाउन में आ गए, जैसे आप समझिए 7500 और या 8000 के आसपास हैं, तो आप अपने आप को इक्विटी में ज़्यादा लीजिए, क्योंकि गिरने के उसके बाद बहुत ज़्यादा रेंज नहीं बची है। स्टॉक मार्केट उसके बाद ज़्यादा नहीं गिरेगी, बट हाँ, अपसाइड आपको 5000 6000 पॉइंट्स की मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, आप पूछेंगे कि हमने फुल जीरो ये परसेंट क्यों नहीं किया, हम मतलब फुल, जैसे समझे मार्केट बिल्कुल डाउन पर आ गई है तो हमने फिर भी 20% कैश क्यों रखा है। वो हमने 20% कैश इसलिए रखा है कि बाई चांस हमने जो रेंज डिसाइड की 7500 से लेट से 12000 की, मार्केट 7500 से नीचे और चली जाती है तो वो 20% आपको तब काम आएगा। और सिमिलरली 12000 से अगर मार्केट ऊपर चली जाती है, लेट से 13000 टच करती है, तो ये जो 20% अमाउंट है, ये आपको अपसाइड पे बेनिफिट करेगा, क्योंकि आपको उसका रिटर्न आपको मिलता रहेगा। अब हो सकता है कि बुल रन स्टार्ट हो जाए 13000 का, नेक्स्ट ईयर 14000 पहुंच जाए, 14000 का 15000 पहुंच जाए, तब हम क्या करेंगे? तो हमारा सेम चार्ट तब भी अप्लाई होगा, बस हमारा हाई चेंज हो जाएगा। अब आप समझिए कि हमने 60% मार्क पे, समझिए ये 60% मार्क पे करते हैं हम लोग, हमारा 60% मार्क यहाँ पर है। जब स्टॉक मार्केट 60 to 70% की रेंज में है तो हमारा कैपिटल 70% इक्विटी के अंदर होना चाहिए। अगर अब हाई जो हमारा है स्टॉक मार्केट का, वो 15000 पे आ जाता है, तो आपका 17% उसका 10 से 11 के या 12 के तक आ जाएगा। तो जब भी मार्केट 12 के आए तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी 70% कैपिटल इक्विटी के अंदर है और 30% आपके पास में कैश है। तो जैसे जैसे ये रेंज बढ़ती जाएगी, ये चार्ट या ये डायग्राम आपको खुद बताएगा कि हाँ, आपको और ज़्यादा अब इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो अब जैसे समझिए 15000 पे आ गई, बट एक माइनर करेक्शन आई, मार्केट 12000 के पास आ गई, तो 80% आप देखिए, या 90% अगर आप देखेंगे, तो 90% इज अराउंड 13500 से 12000। जब भी मार्केट 12000 13000 की रेंज में है, आप एडिशनल 10% फंड्स और इन्वेस्ट कर दीजिए। मार्केट और नीचे आए तो फिर आप और ज़्यादा फंड्स अपने इन्वेस्ट कर दीजिए। या समझिए मार्केट आपकी जो बॉटम थी 7500 की, उससे थोड़ा सा नीचे चली जाए, 6000 पे आ जाए, तो आप फंड्स अपने और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेंज आपकी एक्सपैंड होती रहेगी और ये चार्ट आपको अपने आप बताता रहेगा कि आपको कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है। ये तो स्ट्रैटेजी वन हो गई जो मैंने आपको चार्ट के थ्रू बताई है। दूसरी स्ट्रैटेजी तो वो काफ़ी पुरानी स्ट्रैटेजी है, जो सबको पता है, वो सिप वाली है। तो आप सिप करते रहिए कंटिन्यूसली। जब आप सिप करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि जो आपकी कॉस्ट है वो एवरेज आउट होती रहेगी। सिप का एक दूसरा तरीका भी है, वो वैल्यू एवरेजिंग का है। एक तो डॉलर, जो बेसिकली सिप है उसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। दूसरा एक डॉलर वैल्यू एवरेजिंग भी होती है, वो होता है कि आपका इतनी वैल्यू होनी चाहिए रादर देन कॉस्ट। सिप में क्या करते हैं आप, 100 रुपीज़ आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, बट डॉलर वैल्यू एवरेजिंग में आप 100 रुपीज़ की वैल्यू देखते हैं। अगर आपकी समझिए मार्केट अभी समझिए आपके 110 पे है, तो आप 90 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप 200 रुपये पे पहुंच जाए। बट डॉलर कॉस्ट में जो हमारी नॉर्मल सिप हम लोग करते हैं, हम हर महीने सिर्फ 100 100 रुपये इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो डॉलर वैल्यू एवरेजिंग में आप 100 100 रुपये इन्वेस्ट नहीं करते रहते हैं, आप वेरी करते हैं, ताकि आप वो टारगेट हमेशा मीट करते रहें जो आपने प्लान किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप देख सकेंगे कि डॉलर वैल्यू एवरेजिंग और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में क्या फ़र्क है, और डॉलर वैल्यू एवरेजिंग आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो मैंने आपको दो स्ट्रैटेजीज बताई प्रिपेयर करने के लिए। पहली स्ट्रैटेजी तो थी आप कैपिटल एलोकेशन करें अपनी इक्विटी और कैश के बीच में, और ये प्लान आप अपना खुद बना सकते हैं, एक्सेल में बना सकते हैं। दूसरी डॉलर वैल्यू एवरेजिंग वर्सेस एंड डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जो कि सिप है बेसिकली, तो आप सिप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं, ये मैंने स्ट्रैटेजी अपने लिए खुद इम्प्लीमेंट की हुई है, ताकि अगर मार्केट में क्रैश होता है तो उससे लॉस ना हो, और मार्केट अगर अच्छी ऊपर जाती है तो उसका बेनिफिट हमें मिले। अब आगे चलने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ना मैं आपको कोई बाय की कॉल दे रहा हूँ, ना मैं आपको कोई सेल की कॉल दे रहा हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपके साथ डेटा पॉइंट्स शेयर किए हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ताकि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें। आप मेरा डेटा यूज़ कीजिए, मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़ कीजिए, बट अपनी प्लानिंग खुद कीजिए। अगर आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कंसल्ट कीजिए, और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। स्टॉक मार्केट में आपको पता है काफ़ी लॉस हो सकता है या प्रॉफिट भी अच्छे हो सकते हैं, तो अगेन ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए अपनी एनालिसिस के बाद। अगर
इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कोई आपको प्रॉफिट होता है या कोई लॉस होता है तो उसके लिए मेरा चैनल या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उसके बाद सेकंड थिंग मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगेन आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आगे के वीडियोस दिखते रहेंगे सब्सक्रिप्शन में। और अलर्ट बटन पे आप क्लिक कर लीजिए तो जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आप अलर्ट उसका आपको अलर्ट आ जाएगा। अगेन वीडियो देखने के देखिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, आपके सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद की इंप्रूव होगी। अगर आपको डेटा पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो आप यूज़ कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये सब आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो अगेन आपको वैलिडेशन हो गई कि हाँ आप जो सोच रहे थे वो सही रास्ते पे सोच रहे थे। अगर कोई आपको अच्छी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये बहुत अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 15 मिनट। अगर आपने वीडियो देखने में लगाए तो ये आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए, आपके फ्यूचर के आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप मेरी कोई प्लानिंग से या मेरे कोई पॉइंट से डिसएग्री करते हैं तो आप मेंशन कीजिए। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, समझिए आप सिप वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए क्रैश के लिए, तो आप वो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि मेरे को भी पता लगे और बाकी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी पता लगे कि आपकी प्लानिंग कैसे है, आप कैसे प्लान कर रहे हैं। और अगर आपके पास में कोई और स्ट्रैटेजी है तो आप मेंशन कीजिए उसको भी कमेंट में, ताकि एवरीवन लर्न्स फ्रॉम यू आल्सो, ताकि बाकी लोग भी आपसे सीख सकें। तो इस पे मैं अपना वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, आपने जो अपना कीमती टाइम दिया मेरा वीडियो देखने के लिए, आई अप्रिशिएट दैट। और अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हैव अ गुड संडे, एंजॉय योर डे, बाय।